नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, व्याख्याता संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर से इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्यक्तित्व के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शरीर रचना सिद्धांत के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तित्व के अन्य दो सिद्धांतों की बात करेंगे। ये व्यक्तित्व के दो सिद्धांत एक कैटल के द्वारा दिया गया है और दूसरा मैस्लो के द्वारा दिया गया है। तो आज का पहला सिद्धांत है विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया था। रेमंड कैटल का यह मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य संरचना होती है। इन सामान्य संरचनाओं का पता लगाने के लिए कैटल ने कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया था। इसके आधार पर उन्होंने 16 प्राथमिक या मूल विशेषकों की जानकारी दी थी और उन्होंने यह कहा था कि ये जो मूल विशेषक होते हैं ये स्थिर होते हैं। मूल विशेषक अर्थात सोर्स ट्रेट्स, स्रोत गुण, और ये मूल विशेषक व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सतही या पृष्ठ विशेषक सरफेस ट्रेट्स भी होते हैं जो मूल विशेषकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। कैटल ने मूल विशेषकों का वर्णन विपरीत अर्थी या विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में किया है। कैटल ने जो अपने 16 फैक्टर दिए थे, ये 16 फैक्टर उन्होंने 3 प्रकार के नमूने एकत्रित करने के बाद उन डाटा के आधार पर दिए थे। जो कैटल ने इसके लिए 3 प्रकार के नमूने एकत्रित किए थे वो नमूने थे एल डाटा, लाइफ डाटा, टी डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, क्यू डाटा, क्वेश्चनेयर डाटा। एल डाटा या जो लाइफ डाटा थे ये व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या से संबंधित थे। एक्सपेरिमेंटल डाटा कैटल के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को मापने के लिए कुछ टेस्ट किए गए थे। उन टेस्ट के आधार पर जो डाटा एकत्रित किए गए उनको नाम दिया गया था टी डाटा या एक्सपेरिमेंटल डाटा, और कुछ सवालों की एक प्रश्नावली बनाकर उनको भी व्यक्तित्व व्यवहार को मापने के लिए उपयोग किया गया था। तो उस प्रश्नावली के आधार पर जो डाटा एकत्रित किए गए उनको नाम दिया गया क्वेश्चनेयर डाटा। इन तीनों प्रकार के डाटा के आधार पर कैटल ने यह बताया कि व्यक्तित्व में जो 16 मूलभूत कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उन्होंने बताया कि मूलभूत जो कारक होते हैं वही मूल विशेषक या सोर्स ट्रेट्स होते हैं जो स्थिर होते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। कैटल के अनुसार जो मुख्य शील गुण थे वो थे व्यक्ति का चरित्र, उस व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की व्यवहार कुशलता, उसकी संवेगात्मक स्थिरता, दृढ़ता, संवेदनशीलता, बुद्धि, सामाजिकता, आत्मविश्वास, तनाव, चिंता आदि सब जो थे उन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों में निर्धारित किए। कैटल ने अपने शील गुणों में 2 नाम दिए, एक तो सतही शील गुण और दूसरा स्रोतशील गुण या सतही विशेषक और स्रोत विशेषक। जो स्रोत विशेषक थे वो उन्होंने मूल विशेषक माने और उन्होंने कहा कि इन मूल विशेषकों के द्वारा ही सतही विशेषकों का निर्माण होता है। इसको हम एक सिंपल से इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का एक मुख्य गुण था अहिंसा। जो अहिंसा का गुण था
वो क्या हुआ, मूल विशेषक या सोर्स ट्रेट, स्रोत विशेषक। और इस अहिंसा के गुण के कारण, जो कि अहिंसा तो उनके व्यवहार में छिपी रहती थी, लेकिन इस गुण के कारण जो दूसरे गुण उनके प्रदर्शित होते थे वो कौन से थे, सहयोग, मित्रता, मजबूती, दूसरे का सम्मान करना, किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखना, ये जो दूसरे गुण थे वो उनमें हमें दिखाई देते थे। तो ये जो गुण हैं जो कि अहिंसा रूपी स्रोत विशेषक के कारण उत्पन्न हुए थे, उन्हें नाम उन्होंने क्या दिया, सतही विशेषक या सतही गुण। मतलब क्या हुआ कि सतही गुणों की उत्पत्ति जो है वो मूल विशेषकों के कारण ही हुई है, और मूल विशेषक तो हमेशा व्यक्ति में स्थिर रहते हैं, और सतही गुण जो हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार कैटल ने कहा कि व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, व्यक्तित्व के जो विशेषक हैं, उनका विकास सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। आइए अब देखते हैं कि कैटल ने कौन कौन से 16 व्यक्तित्व विशेषक बताए थे। सबसे पहला जो विशेषक उन्होंने बताया वो था अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, दूसरा गर्मजोशी, वार्मथ, तीसरा आशंका, एप्रीहेंशन, चौथा भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, पांचवा जीवटता, लिवलीनेस, छठा परिवर्तन के लिए खुलापन, ओपननेस टू चेंज, सातवां पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, आठवां निजता, प्राइवेटनेस, नवां बुद्धि, इंटेलिजेंस, 10वां नियम चेतना, रूल कॉन्शियसनेस, 11वां तनाव, टेंशन, 12वां संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, 13वां सामाजिक साहस, सोशल बोल्डनेस, 14वां आत्मनिर्भरता, सेल्फ रेलियंस, 15वां सतर्कता, विजिलेंस, और 16वां प्रभुत्व, डोमिनेंस। इस प्रकार उन्होंने 16 व्यक्तित्व विशेषक बताए, और उन्होंने कहा कि ये 16 व्यक्तित्व विशेषक व्यक्ति में मूल विशेषकों के रूप में विद्यमान रहते हैं। आइए अब देखते हैं कि जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने इन 16 विशेषकों को विपरीत अर्थी प्रवृत्तियों या विलोमी प्रवृत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये प्रत्येक फैक्टर की विलोमी प्रवृत्ति कौन सी है? सबसे पहले है अमूर्तता। अमूर्तता अर्थात किसी भी चीज़ को साकार रूप में न देखना, सिर्फ कल्पना के आधार पर समझना, देखना, मानना, मतलब कल्पनाशीलता इसमें ज़्यादा होगी। तो इसकी कल्पनाशीलता की विलोमी प्रवृत्ति उन्होंने ली थी प्रैक्टिकल या व्यवहारिकता। कल्पना मतलब केवल कल्पनाओं में रहना, विचारों में खोए रहना, और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक होना, जो हमारे सामने घटित हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर था गर्मजोशी, वार्मथ। इसके जो दो अपोजिट जो प्रवृत्ति उन्होंने ली थी, उनमें पहली है आउटगोइंग और दूसरी है रिजर्व्ड। आउटगोइंग मतलब दूसरों के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना, और रिजर्व्ड मतलब अपने तक सीमित रहना, अपने आप को अपने तक ही नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है आशंका, हर समय संशय में रहना, किसी भी चीज़ के प्रति हमेशा चिंताग्रस्त रहना, संशय में रहना। इसकी जो दो विलोमी प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताई, पहली थी वरिड, चिंताग्रस्त रहना, और दूसरा कॉन्फिडेंट, अपने आप में चिंता मुक्त रहना, आत्मविश्वासी रहना। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रवृत्ति उन्होंने बताई। नेक्स्ट था भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें जो दो उन्होंने विपरीत प्रवृत्ति बताई, पहली थी काम, शांत रहना, और दूसरा हाई स्ट्रेंथ, एकदम से आक्रामक रूप से अपने आप को, अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना, या यूँ कहें अत्यधिक भावनाओं में बह जाना। दूसरा है जीवटता,
जीवटता में जो दो उन्होंने बताई विलोमी प्रवृत्ति, स्पॉन्टेनियस और रिस्ट्रेंट। नेक्स्ट इसमें था परिवर्तन के लिए खुलापन, ओपननेस टू चेंज। ओपननेस टू चेंज मतलब जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, और जहाँ हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं हम किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अटैच टू फैमिलियर। ये भी दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट प्रवृत्ति है। नेक्स्ट था पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड या अनडिसिप्लिन्ड, नियंत्रित और अनियंत्रित। पूर्णतावाद में दो प्रवृत्ति बताई, नियंत्रित और अनियंत्रित। नेक्स्ट था निजता। निजता में जो दो प्रवृत्ति उन्होंने बताई, डिस्क्रीट और ओपन। डिस्क्रीट मतलब सिर्फ अपने तक सीमित रहना, छुपा कर रखना, बाहर प्रदर्शित ना होना, बाहर ना निकलना, और ओपन मतलब बिल्कुल खुलापन। नेक्स्ट जो इसके आगे था बुद्धि। बुद्धि में उन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई, तरल बुद्धि या अमूर्त बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि। जो तरल बुद्धि या अमूर्त बुद्धि होगी उसको हम मोर इंटेलिजेंट कहेंगे, और जो कॉन्क्रीट या ठोस बुद्धि होगी उसको हम लेस इंटेलिजेंट कहेंगे। तो मोर और लेस दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रवृत्ति हैं। बुद्धि के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर उन्होंने बताया था वो था नियम चेतना, मतलब नियमों के प्रति व्यक्ति में कितनी चेतना है। तो जब व्यक्ति में चेतना होगी तो वो कन्फर्म रहेगा, श्योर रहेगा, और जहाँ व्यक्ति में चेतना नहीं होगी वो नॉन कन्फर्मिंग रहेगा। तो कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग ये दोनों नियम चेतना की दो अपोजिट प्रवृत्तियाँ हुई। नेक्स्ट जो था तनाव, टेंशन। टेंशन में व्यक्ति अगर टेंशन में होगा तो वो चिंताग्रस्त होगा, अधीर होगा, इम्पेशेंट होगा, और अगर वो टेंशन में नहीं होगा तो बिल्कुल रिलैक्स होगा, आरामदायक स्थिति में होगा। तो इम्पेशेंट और रिलैक्स ये दोनों अपोजिट प्रवृत्तियाँ उन्होंने तनाव फैक्टर के लिए बताई। नेक्स्ट था संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हमारे अंदर कितनी किसी दूसरे के प्रति संवेदना है। तो टेंडर हार्टेड और टफ माइंडेड या टफ हार्टेड, कोमल मन और कठोर मन। कोमल मन, कठोर मन एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट प्रवृत्तियाँ हैं जो कि संवेदनशीलता के लिए उन्होंने बताई थी। नेक्स्ट था सामाजिक साहस, सोशल बोल्डनेस। अनइनहिबिटेड मतलब बेहिचक, और शाई मतलब हिचकना, किसी भी चीज़ के बारे में शर्म करना, सोचना। तो ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट प्रवृत्तियाँ हैं। सामाजिक साहस के बाद नेक्स्ट फैक्टर था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट था सतर्कता, विजिलेंस। विजिलेंस में या तो हम सस्पिशियस रहेंगे या हम किसी दूसरे पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर लेंगे। तो सस्पिशियस एंड ट्रस्टिंग ये दोनों भी एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट प्रवृत्ति है। और जो लास्ट उनका फैक्टर था वो था प्रभुत्व, डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने जो दो प्रवृत्ति बताई वो थी फोर्सफुल, या तो पूरी तरह से दबाव के साथ, प्रभाव के साथ, और दूसरा था सबमिसिव या विनम्र रहकर। इस प्रकार उन्होंने प्रत्येक 16 कारक की विरोधी प्रवृत्तियाँ या विलोमी प्रवृत्तियों के बारे में बताया। उन्होंने इस 16 कारकों के आधार पर एक 16 PF नामक व्यक्तित्व मूल्यांकन का विकास किया। लेकिन इस व्यक्तित्व मूल्यांकन में उन्होंने इन 16 कारकों की, इन 16 कारकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को आधार नहीं बनाया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई भी गुण मौजूद या अनुपस्थित नहीं होता है, उसके उपस्थित या अनुपस्थित होने के बजाय प्रत्येक आयाम को एक निरंतरता के ऊपर उच्च से निम्न स्कोर में ज्ञात किया जाता है। उच्च से निम्न स्कोर का मतलब हुआ कि हम हाई से लो लेवल की तरफ जा रहे हैं, और व्यक्ति जिस लेवल पर जाकर रुक जाता है या तो वो हाई पर रुकेगा, या वो लो पर रुकेगा, या वो मॉडरेट पे रुकेगा।
तो जिस लेवल पर वो जाकर रुक जाता है उस लेवल के आधार पर व्यक्तित्व की उन्होंने पहचान की। व्यक्तित्व का अगला सिद्धांत है मांग सिद्धांत। व्यक्तित्व के मांग सिद्धांत की मान्यता है कि भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्तित्व में एक गत्यात्मक तथा निर्देशात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं। यह बल व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्तित्व का यह मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने मानव मूल्यों, व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देश पर विशेष बल दिया है एवं ये कहा है कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। इनके सिद्धांत में अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं व्यक्तित्व के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। मैस्लो के अनुसार व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति व्यक्ति के सभी व्यवहारों का अध्ययन करके की जा सकती है। मैस्लो के अनुसार मानव जो अभिप्रेरक होते हैं वो जन्मजात होते हैं एवं उन्हें वरीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इन्हें आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है इसे आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो मानव अभिप्रेरक हैं उनको उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। ये जो 5 भाग था ये व्यक्ति के मानव जो रूपी शरीर है उसके द्वारा जो मांग उसकी होती है, पर्यावरण से उसकी मांग होती है, चारों तरफ के वातावरण से जो उनकी मांग होती है, उन मांगों के आधार पर इन अभिप्रेरकों को विभाजित किया गया। ये जो अभिप्रेरक थे इनमें जो प्रथम और द्वितीय मांग है उसको उन्होंने निम्न स्तरीय मांग बताया। प्रथम और द्वितीय मांग कौन सी हुई? मतलब शारीरिक मांग और सुरक्षा मांग। शारीरिक और सुरक्षा मांग को इन्होंने निम्न स्तरीय मांग बताया और सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मसिद्धि मांग इन्होंने इसको उच्च स्तरीय मांग बताया। मैस्लो का ये विचार था कि जब व्यक्ति नीचे की मांग को पूर्ण कर लेता है या जब व्यक्ति की नीचे की मांग पूर्ण हो जाती है तब वह उससे ऊपर की मांग के लिए क्रियाशील होता है और जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तो मांग की संतुष्टि का प्रतिशत कम हो जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, जो सबसे निम्न स्तरीय मांग है लेकिन व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी मांग है वो है शारीरिक मांग। इस मांग का प्रतिशत है 85%। मतलब इसकी पूर्ति जो है 85% रूप में होनी चाहिए। और इससे ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं और जहां हम सबसे ऊपरी मांग की बात करते हैं आत्मसिद्धि मांग, जो कि है मात्र 10%। मतलब जो मैस्लो ने ये विचार दिया था कि व्यक्ति की जब नीचे की मांग पूर्ण हो जाती है तब वह ऊपर की मांग के लिए क्रियाशील हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर उठ जाते हैं वैसे वैसे मांगों की संतुष्टि का प्रतिशत कम हो जाता है। तो वह इस चित्र के द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो नीचे की मांग है वो सबसे अधिक प्रतिशत की है और जो सबसे ऊपर की मांग है वो कम प्रतिशत की है। लेकिन व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसके लिए रहता है? सबसे नीचे की मांग के लिए, क्योंकि ये उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। व्यक्ति का अस्तित्व जो है इसी के ऊपर आधारित होता है। जो पहली मांग उन्होंने बताई दैहिक मांग या शारीरिक मांग, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो आती ही हैं। साथ में निद्रा, यौन क्रिया, ये सब जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर आती हैं। और जब तक
इन मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती है, व्यक्ति से ऊपर की मांग के लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि यह शारीरिक मांग व्यक्ति के जीवन संपोषण के लिए अति आवश्यक है। इन जैविक अभिप्रेरकों की न्यूनतम स्तर पर संतुष्टि करना व्यक्ति के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरे प्रकार की जो मांग है वो है सुरक्षा मांग, जो कि 70% है। यह जो सुरक्षा मांग है यह व्यक्ति में शारीरिक सुरक्षा के रूप में, स्थिरता के रूप में, बचाव के रूप में, किसी प्रकार की व्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है। और यह सुरक्षा मांग बच्चों में ज़्यादा प्रबल होती है, क्योंकि वो स्वयं को वयस्क व्यक्ति की तुलना में असहाय और दूसरों पर आश्रित पाते हैं। मतलब जब व्यक्ति की शारीरिक मांग पूरी हो जाती है तब वो सुरक्षा मांग के लिए प्रयास करता है। इससे अगली या तीसरी जो मांग है वो है सामाजिक मांग। सामाजिक मांग का जो प्रतिशत है वो है 50%। यह सामाजिक मांग जो है यह समाज में समझ लीजिए या अपने चारों तरफ के वातावरण में या हमारे जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबके साथ स्नेह से संबंधित है, संबद्धता से संबंधित है, परोपकार से संबंधित है। यह सामाजिक मांग इन दो मांगों से कहीं कम प्रतिशत की है, क्योंकि जब व्यक्ति की शारीरिक मांग और सुरक्षा मांग पूरी होगी तब वो सामाजिक मांग के बारे में सोचेगा, बात करेगा, प्रयास करेगा। इससे आगे की जो मांग है वह है स्वसम्मान की मांग। स्वसम्मान मांग जो है वो 40% होती है और इसमें व्यक्ति का आत्मविश्वास, व्यक्ति का खुद का वर्धन या एनहांसमेंट, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करना, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वाभिमान, इन सब की बात व्यक्ति इस मांग के अंतर्गत करता है। जब स्वसम्मान वाले पायदान तक वो आता है तो वहाँ पर उसके अंदर आत्मविश्वास, स्वाभिमान जैसी जो इच्छाएं हैं वो अधिक प्रबल हो जाती है और यहाँ पर वह अपने सम्मान की बात ज़्यादा करने लगता है। इससे अगला जो है या यूँ कहें सबसे ऊपर की जो मांग है वह है आत्मसिद्धि मांग, परानुभूति मांग। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानने लगता है, सामाजिक मूल्यों के प्रति उसका रुझान हो जाता है और वह आदर्शों की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है। और आदर्शों, नैतिक मूल्यों या यूँ कहें कि सामाजिक मूल्यों की पहचान करते करते और स्वयं की क्षमता को पहचानते हुए वह आत्मसिद्धि की बात करता है। और लेकिन इस मांग का प्रतिशत व्यक्ति में सबसे कम होता है। इस मांग का प्रतिशत व्यक्ति जब बहुत अधिक आदर्शवादी हो जाता है, अपने आप से स्थापित हो जाता है, तब वह इस प्रकार की मांग करता है। इसके अलावा भी मैस्लो ने कई प्रकार की मांग बताई थी, जैसे संज्ञानात्मक मांग। संज्ञानात्मक मांग में जानने और समझने की मांग आती है। न्यूनता अभिप्रेरक की मांग मतलब तनाव को दूर करने की प्रेरणा की मांग भी मैस्लो ने बताई थी कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। तंत्रिकागत मांग, तंत्रिकागत मतलब जो कि हमारी नर्व से संबंधित होती है। इस मांग में व्यक्ति का आक्रामक व्यवहार, दूसरों से विद्वेष करना, अपनी निष्क्रियता को प्रदर्शित करना या निष्क्रियता को खत्म करके और सक्रिय होना, ये सारी चीज़ें तंत्रिकागत मांग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा उन्होंने कुछ वर्धक अभिप्रेरक भी बताए थे। ये वर्धक अभिप्रेरक जो हैं या यूँ कहें कि उन्होंने ये जो वर्धक मांग जो बताई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति के अंदर की अंतः क्षमताओं को विकसित करने की जो प्रेरणा होती है उसको बताया था और उसे भी मैस्लो ने उच्च स्तरीय मांग में शामिल किया था। मैस्लो का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, व्यक्ति के व्यवहार को आशावादी तथा मानवतावादी दृष्टिकोण के द्वारा समझने का प्रथम प्रयास था। इस मैस्लो के मांग सिद्धांत को हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, जिसमें इन सभी मांगों को 5 प्रकार की मांगों को बताया गया है। पहली है फिजियोलॉजिकल या शारीरिक मांग,
दूसरी है सेफ्टी या सुरक्षा मांग, तीसरी है लव एंड बिलोंगिंग्स मतलब सामाजिक मांग, सामाजिक मांग, इसके बाद है एस्टीम या स्वसम्मान मांग, और लास्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मसिद्धि मांग। तो इस डायग्राम के द्वारा भी हम मैस्लो के द्वारा जो इन मांगों को बताया गया था कि ये मांगें एक अभिप्रेरक का काम करती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है, व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है। इस प्रकार उन्होंने मांग सिद्धांत के द्वारा व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार मांग सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।